हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। इसी को शॉर्ट में ईटीएस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, इसमें आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि हम लोग इसको बहुत इजी वे से समझने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसमें NADH और FADH2 में, यहाँ पे NADH2 कर लीजिएगा, NADH2 और FADH2 में उपस्थित उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्रमशः विभिन्न प्रोटीन्स को दिए जाते हैं, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसमें NADH2 से और FADH2 से इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग अलग प्रोटीन्स को क्रमशः दिया जाता है, जिससे लास्ट में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग जब डायग्राम देखेंगे ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह प्रक्रिया मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। सभी लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है। इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, ईटीएस वह श्रृंखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक स्थानांतरित होते हैं और अंत में ऑक्सीजन को दिए जाते हैं। इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे एटीपी बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वह श्रृंखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर प्रोटीन को दिए जाते हैं और अंत में इसी तरीके से ऑक्सीजन को दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस के दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के स्थान कौन से हैं? यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है और प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो। तो प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि वहां अलग से माइटोकॉन्ड्रिया तो होते नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 प्रमुख कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसको हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड, साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। कॉम्प्लेक्स 5, एटीपी सिंथेज होता है। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यूकैरियोट्स में मेनली जो ईटीएस होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो बाहर का मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये जो अंदर का मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच वाला भाग होता है, ये मैट्रिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रोटीन होते हैं, ये इस इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। उस दौरान इस मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को पंप करते हैं इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। मतलब मैट्रिक्स के अंदर में से प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं। जब ये प्रोटॉन वापस से मैट्रिक्स में आते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स 5 से आते हैं, जिसको एटीपी सिंथेज कहते हैं, उसके थ्रू। तो जब ये प्रोटॉन एटीपी सिंथेज से वापस मैट्रिक्स में आते हैं, उस दौरान एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे से डिटेल से देखने वाले हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम है, इसमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और इधर अंदर वाला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का भाग को कहते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इस आउटर मेम्ब्रेन के बाहर जो भाग होगा वो साइटोसोल होगा। ठीक है, ऐसा मानकर चलिए एक बार के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से रिलेटेड जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, सब इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ये रहे वो प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में काम करते हैं। हमने देखा था कि टोटल 5 प्रोटीन होते हैं या 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। उसमें से पहला कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा कॉम्प्लेक्स, और ये है 5वां कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये NADH को तोड़ता है और हाइड्रोजन को अलग करता है और इलेक्ट्रॉन को अलग करता है, इसलिए इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड, इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, एक क्रेब साइकिल में जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा होता है, उस दौरान
सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने का काम करता है, और सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब बन जाता है तो उस दौरान FADH2 बनता है। उस FADH2 को ये तोड़ देता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को अलग करता है और उस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। अतः यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसको अल्टीमेटली कौन दे रहा है? सक्सिनेट, इसलिए इसको कहा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 3, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है। इसको कहा जाता है साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, यहाँ पे साइटोक्रोम C1 पाया जाता है और साइटोक्रोम B पाया जाता है। ये दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 4 को कहा जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, यहाँ पे साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ करके वाटर बनवाने का काम करता है, इसलिए इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। इसके बाद में लास्ट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 5। इसको कहते हैं एटीपी सिंथेज, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एटीपी सिंथेसिस का वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स 5। इस तरीके से टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पे हमने देखा कि टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। अब हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता किस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट आखिर किस तरीके से होता है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म समझने से पहले कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के वर्क हमें समझने होंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के वर्क, फिर हम लोग आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, जिसको हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, ये NADH को तोड़ता है, और NADH को तोड़ने पर क्या बनता है? NAD प्लस बनता है, साथ में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन बने, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये NADH डिहाइड्रोजिनेज ले लेता है, और NADH डिहाइड्रोजिनेज भी कहां पर लेता है? FMN पर। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड करके एक साइट होता है इसमें, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद FMN कुछ समय तक अपने पास रखता है, जितनी उसकी रेडॉक्स पोटेंशियल होती है उतनी देर तक। फिर ये FMN इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो FeS ले लेता है। अब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखता है, फिर ए FeS भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। जब ए FeS इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यूबीक्विनोन। UQ का मतलब है यूबीक्विनोन, यहाँ पे लिखा भी गया है। ए यूबीक्विनोन इंटरसेल्यूलर स्पेस की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ये मेम्ब्रेन के बीच में आ जाता है। और FeS से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यूबीक्विनोन, इधर मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन को भी पकड़ेगा और अपने साथ जोड़ लेगा, मतलब यूबीक्विनोन रेड्यूज हो जाता है और यूबीक्विनोन H2 बन जाता है। जैसे ही यूबीक्विनोन H2 बनेगा, ये आगे मूव करता है और चला जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। लेकिन इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन को FMN एक्सेप्ट करता है और FMN FeS को देता है और FeS यूबीक्विनोन को देता है, इस दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स में से इंटरसेल्यूलर स्पेस में पंप कर दिया जाता है, मतलब मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन को इंटरसेल्यूलर स्पेस में भेजा जाता है। इसी के जैसे वर्क करता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है? ये NADH को ना तोड़ के FADH2 को तोड़ता है, और FADH2 को FAD प्लस में तोड़ देगा, साथ में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसको ए कॉम्प्लेक्स 2 का FeS एक्सेप्ट करता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो इसका सेंट्रल साइट होता है। ए FeS इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने के बाद इलेक्ट्रॉन को यूबीक्विनोन के लिए दे देता है। यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन ले लेता है, और ये यूबीक्विनोन H2 में बदल जाता है, और यूबीक्विनोन H2 में जैसे ही बदलेगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। यहाँ पे है, ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच जाता है मूव करके। जब कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था और यूबीक्विनोन को दिया जा रहा था, उस दौरान 4 प्रोटॉन बाहर पंप किए जा रहे थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इस दौरान कोई भी प्रोटॉन बाहर पंप नहीं होता है। क्यों बाहर पंप नहीं होता है? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये पूरे मेम्ब्रेन में इस तरीके से एम्बेडेड नहीं है, मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करता है। इस तरीके से पूरे मेम्ब्रेन में पार हुआ होता तो अंदर मैट्रिक्स में से बाहर इंटरसेल्यूलर स्पेस की ओर प्रोटॉन पंप होते, लेकिन यहाँ पे
ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये सिर्फ मैट्रिक्स के साइड में मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, इसलिए ये बाहर प्रोटॉन पंप नहीं करता है। ये रहे कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के वर्क। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स 1 में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ये देखते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स 2 में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट होगा, वो देखेंगे। मान लो कॉम्प्लेक्स 1 में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुआ, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, समझते हैं। क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में जो NADH बने थे, उस NADH को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करते हैं। तो जो NADH था, उस NADH को सबसे पहले तोड़ता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है। जब ये एंजाइम NADH को तोड़ देगा, तो NAD प्लस बनता है और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उस 2 इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का FMN एक्सेप्ट करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का FMN है, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये अपने पास अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा कुछ समय तक। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है FES के लिए। ये FES भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखता है। फिर ये FES अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है यूबीक्विनोन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन FMN से FES से यूबीक्विनोन में जा रहा होता है, इस दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन को इंटरसेल्यूलर स्पेस में पंप कर दिया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन उद्देश्य ही है प्रोटॉन को मैट्रिक्स में से इंटरसेल्यूलर स्पेस में पंप कराना। क्योंकि ये प्रोटॉन जब वापस आएंगे एटीपी सिंथेज में से, तब एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन उद्देश्य है एटीपी सिंथेसिस कराना। इसका मतलब प्रोटॉन को बाहर पंप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन पंप हो जाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन FES से यूबीक्विनोन को दे दिया जाता है, तो यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन पाके एनर्जी रीच हो जाता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को पाता है, ये प्रोटॉन को भी अपने पास बुला लेता है और प्रोटॉन से जुड़ जाता है। इस तरीके से यूबीक्विनोन जो था, वो यूबीक्विनोन H2 बन जाता है, यानी कि यूबीक्विनोन रिड्यूज हो जाता है। अब यूबीक्विनोन जैसे ही रिड्यूज होता है, यहीं पे रिड्यूज होगा और ये रिड्यूज होने के बाद मूव करके चला जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। यूबीक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचने के बाद अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है कॉम्प्लेक्स 3 के लिए। तो कॉम्प्लेक्स 3 के लिए यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉम्प्लेक्स 3 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? साइटोक्रोम C को देता है। साइटोक्रोम C कहाँ पे है? ये इंटरसेल्यूलर स्पेस की ओर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो इस साइटोक्रोम C के लिए ये कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन मजे की बात यहाँ पे क्या है, ये जो साइटोक्रोम C है, ये एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पे एक क्यू साइकिल चलता है, क्योंकि साइटोक्रोम C एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 में क्यू साइकिल चलता है। तो क्यू साइकिल को हमें डिटेल से नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आप लोग यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए। ये जो यूबीक्विनोन H2 है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम C1 के लिए। तो साइटोक्रोम C1 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम C के लिए, और ये साइटोक्रोम C जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये मूव करके चला जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम C को दे दिया गया और साइटोक्रोम C मूव करके चला गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यूबीक्विनोन H2 किसको दिया होता है? साइटोक्रोम B को। 1 इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C1 को, 1 इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B को। अब साइटोक्रोम B के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B दे देता है साइटोक्रोम C1 के लिए। फिर साइटोक्रोम C1 के पास और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये साइटोक्रोम C1 एक दूसरे साइटोक्रोम C को अपना 1 इलेक्ट्रॉन फिर से दे देता है। अब ये साइटोक्रोम C, जो दूसरा वाला साइटोक्रोम C है, वो भी मूव करके चला जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब यूबीक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 में जाता है और साइटोक्रोम B में आता है, फिर साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 में जाता है, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C को दिया जाता है। इस दौरान माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन को फिर से बाहर पंप कर दिया जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस में। तो 4 प्रोटॉन यहाँ पंप किए गए थे कॉम्प्लेक्स 1 में, 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 3 में पंप किए जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 साइटोक्रोम C आ चुके होते हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर। ये जो साइटोक्रोम C है, ये आ चुका है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास साइटोक्रोम C आने के बाद, ये जो साइटोक्रोम C है,
ए अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स 4 के लिए, तो कॉम्प्लेक्स 4 में इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं साइटोक्रोम ए। तो दोनों साइटोक्रोम सी एक एक करके अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे साइटोक्रोम ए के लिए। ये साइटोक्रोम ए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने पास रखता है। फिर ए साइटोक्रोम ए दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम ए3 के लिए। ये साइटोक्रोम ए3 अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए3 के पास आ चुका है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए3 के पास आता है, इन इलेक्ट्रॉन का इंतजार कर रहा होता है ऑक्सीजन, मतलब हाफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ये जो हाफ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन साइटोक्रोम ए3 के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को लेता है और यहाँ पे हाइड्रोजन को बुला लेता है। अब हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ जाएगा, तो दो हाइड्रोजन आते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे और ये ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ते हैं? साइटोक्रोम ए3 के पास जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन की मदद से जुड़ते हैं और बना लेते हैं H2O। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था कॉम्प्लेक्स 1 से, उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन को कहा जाता है और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वाटर बना लेता है। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स 4 में जब साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए3 में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर साइटोक्रोम ए3 से ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इस दौरान माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन को इंटरसेल्यूलर स्पेस में पंप किया जाता है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 में 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 में 4 प्रोटॉन और कॉम्प्लेक्स 4 में 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। इसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स 2 वर्क करता है तब भी होता है। कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 को तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH को तोड़ता था और FADH2 को तोड़ेगा तो FAD प्लस और हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 2 ले लेता है FES में और FES दे देता है यूबीक्विनोन के लिए। यूबीक्विनोन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये एनर्जी रिच हो जाएगा तो प्रोटॉन को मैट्रिक्स में से बुला लेगा और यूबीक्विनोन H2 बन जाता है। यूबीक्विनोन H2 जैसे ही बनेगा, एक चला जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास और कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाने के बाद में एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 के लिए, कॉम्प्लेक्स 3 देता है साइटोक्रोम C के लिए, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 4 को, कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू होता था और इलेक्ट्रॉन अंत में ऑक्सीजन को दिया जाता है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 में से भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू होता है और अंत में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। सेम प्रोसीजर होते हैं, सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 पार्टिसिपेट करेगा और कॉम्प्लेक्स 1 जहां पार्टिसिपेट करेगा वहां कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स 2 जहां पार्टिसिपेट कर रहा होगा वहां पे कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 1 जहां पे पार्टिसिपेट करेगा वहां पे कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व हो भी सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 जहां होगा वहां पे कॉम्प्लेक्स 1 का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉन दे दिया गया ऑक्सीजन को। तब इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द्वारा 4 प्रोटॉन को पंप किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 द्वारा भी 4 प्रोटॉन पंप होते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। टोटल 4, 4, 8 और 2, 10 प्रोटॉन पंप होते हैं। ये पूरे प्रोटॉन इसी तरीके से लगातार पंप होते जाते हैं। हर बार 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो 10 प्रोटॉन पंप हो जाएंगे। इस तरीके से मैट्रिक्स में से बाहर लगातार प्रोटॉन का पंप होते जाता है, जिससे इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाता है और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हो जाता है। जब इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो प्रोटॉन तेजी से अंदर आने लगता है मैट्रिक्स में और एक किस रास्ते से होकर आता है? कॉम्प्लेक्स 5 से होकर आता है और कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेज कहते हैं। जब कॉम्प्लेक्स 5 में से यानी कि एटीपी सिंथेज में से 4 प्रोटॉन अंदर आते हैं तो एक एटीपी बन जाता है। अगर 4 प्रोटॉन अंदर आएंगे तो एक एटीपी बनेगा, तो 8 प्रोटॉन के अंदर आने पर 2 एटीपी बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साइकिल में या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने पर टोटल 10 प्रोटॉन पंप होते हैं और टोटल 10 प्रोटॉन पंप होते हैं तो 10 प्रोटॉन अगर इस एटीपी सिंथेज से अंदर आएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे? 2.5 एटीपी, क्योंकि 4 प्रोटॉन में 1 एटीपी, 8 प्रोटॉन में 2 एटीपी और बचे हुए 2 प्रोटॉन हैं तो उन 2 प्रोटॉन में हाफ एटीपी, तो 2.5 एटीपी। तो इस तरीके से कोई 2.5 ढाई एटीपी बनते नहीं है एक्चुअल में, या तो 2 बनेगा या 3 बनेगा। एटीपी है वो कैसे आधा बनेगा? ठीक है, बस एक गणना के तौर पे ढाई एटीपी बनते हैं।
एक बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो 2.5 एटीपी बन रहे हैं, तो 2 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा कॉम्प्लेक्स 1 में से, तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे? 5 एटीपी बनेंगे, क्योंकि 2.5 5 एटीपी, ठीक है? तो एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, 2 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो 5 एटीपी बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है, तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स 2 में से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दिया गया, फिर यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन दिया, फिर कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 को दिया। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 में से 4 प्रोटॉन पंप होते हैं बाहर और कॉम्प्लेक्स 4 में से 2 प्रोटॉन पंप होते हैं बाहर। कॉम्प्लेक्स 1 में से प्रोटॉन पंप नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 को दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 में से प्रोटॉन पंप नहीं होंगे। तो अगर FADH2 को तोड़ा गया और कॉम्प्लेक्स 2 तोड़ता है FADH2 को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ और ऑक्सीजन को दिया गया, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स 3 से प्रोटॉन पंप हुआ और कॉम्प्लेक्स 4 से प्रोटॉन पंप हुआ। तो 4 और 2 6 प्रोटॉन ही पंप होते हैं। अगर ये 6 प्रोटॉन अंदर आएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे? 4 प्रोटॉन के अंदर आने पर 1 एटीपी बनेगा और बचे हुए 2 प्रोटॉन के अंदर आने पर 1.5 एटीपी बनेगा, ठीक है? अगर यही साइकिल 2 बार हो जाए, दूसरी बार फिर से FADH2 को तोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो यहाँ पे 4-4 के 2 बार प्रोटॉन पंप होंगे, यहाँ पे 2-2 के 2 बार प्रोटॉन पंप होंगे और यहाँ पे 8 प्रोटॉन पंप हो जाएंगे 2 साइकिल में और यहाँ पे 4 प्रोटॉन पंप होंगे, तो टोटल 8 और 4 12 प्रोटॉन पंप होंगे, तो एटीपी टोटल कितने बन जाएंगे? 3। यानी ये समझ सकते हैं FADH2 को तोड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो 1.5 एटीपी बनेंगे और 2 बार FADH2 को तोड़कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 3 एटीपी बनेंगे, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि NADH को तोड़ते हैं तो हमें 2.5 एटीपी प्राप्त होते हैं और FADH2 को तोड़ते हैं तो 1.5 एटीपी प्राप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटीपी सिंथेज किस तरीके से काम करता है। ये एटीपी सिंथेज में से जब 4 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो 1 एटीपी बनता है, इतना हमें पता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो 1 एटीपी कैसे बनता है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग डिटेल से समझेंगे। बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में भी। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।